हाय गाइज, मैं अविनाश। स्वागत है आपका हमेशा की तरह हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अविनाश में। और आपने बिल्कुल जो थंबनेल में पढ़ा है सही पढ़ा है। आज हम लोग सिंधु घाटी के लोगों का धर्म और सिंधु घाटी के समाज और संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग सिंधु घाटी के जो 2 वीडियो हम लोग सिंधु घाटी का बना चुके हैं और उसमें सिंधु घाटी के जितने भी स्थल हैं उसको हम लोग जाने हैं। वहाँ सिंधु घाटी के स्थलों के बारे में कि उसकी खोज कब की गई, वहाँ पे क्या क्या मिले हैं, क्या क्या अवशेष मिले हैं, कौन किसके द्वारा खोजा गया, ये सब हम लोग पढ़े हैं। और आज के इस वीडियो में, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम वीडियो है जिसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी के लोगों का धर्म और उनकी समाज एवं संस्कृति के बारे में। तो हम जो है सो ये जो वीडियो है उसमें हम लोग वही चीज़ को पढ़ेंगे जो परीक्षा के हिसाब से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आज के डेट में स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तो उसी हिसाब से हम उसी महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सिंधु घाटी के लोगों का धर्म। तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति महादेव, जिसे हम प्रोटो शिवा कहते हैं, उन लोगों के द्वारा कहा जाता था, उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग देवी माँ की पूजा किया करते थे, प्राकृतिक और पशु पूजा किया करते थे। प्रकृति की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे। कबूतर और पीपल का पेड़ और आग की पूजा किया करते थे। मूर्ति पूजा का अभ्यास किया गया। मूर्ति पूजा एक्चुअली करते नहीं थे उन लोग, उस समय में मूर्ति पूजा करने का अभ्यास किया। और ये आर्यों की विशेषता नहीं थी, ये केवल सिंधु घाटी सभ्यता की ही, सिंधु वासियों की विशेषता थी। वो केवल सिंधु वासी जो थे वो साक्षात देवता की पूजा करते थे, जैसे वन पेड़ पौधा हैं, पशु हैं। शिव एक सूर्य भगवान को पूजते थे और एक शिव को मानते थे। उनका कहना था कि पशुपति शिवनाथ को उन लोग शिव जी को बहुत एक देवता के रूप में मानते थे, देवी माँ की आराधना करते थे। हिंदू धार्मिक प्रथाओं में समानता, वहाँ हिंदू की जो धार्मिक प्रथा थी उसमें समानता मिलती थी और कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जाति की कोई व्यवस्था नहीं थी, सब लोग एक समान ही रहते थे, एक समान एक धर्म को पूजते थे। चलिए, ये हो गया सिंधु घाटी की धर्म। अब हम जानते हैं सिंधु घाटी समाज और संस्कृति के बारे में। तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग कैसे रहते थे, क्या मतलब वहाँ का रहन सहन था, तो हम जानते हैं। वजन और माप की व्यवस्थित विधि 16 और इसकी गुणक। ठीक है, वजन और माप के लिए एक व्यवस्थित विधि बना रखी थी। तो वो 16 के जो तौल का प्रयोग करते थे, 16 और उसके गुणक के रूप में करते थे। चित्रात्मक लिपि वैष्ट्रोफेदन लिपि वन महादेवन द्वारा निर्णय लेने का प्रयास। ठीक है दोस्तों, और पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा दिया जाता था। पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं, दोनों समान रूप से जो काम करना है सब एक साथ समान रूप से करते थे। आर्थिक असमानता, एक समाजवादी समाज नहीं, वहाँ आर्थिक असमानता देखने को मिलती थी, एक समाजवादी समाज नहीं थी। व्यवसाय क्या करते थे? कपड़ा, कढ़ाई और बुनाई। कपड़ा का व्यवसाय सिंधु वासियों लोग करते थे, कढ़ाई का काम करते थे और बुनाई का काम करते थे, यही उनका व्यवसाय का साधन था। अब दाह संस्कार के बारे में जानते हैं। सिंधु घाट वासियों 3 प्रकार से दाह संस्कार करते थे। दफनाना, पहला तो दफनाना हो गया, दूसरा में दाह संस्कार
और पोस्ट शमशान थे। ठीक है, और हालांकि दफनाना जो है सो आम था, मैक्सिमम वहाँ दफनाया जाता था। अब देखते हैं, सिंधु घाटी के पतन की वजह की सटीक कारण अभी भी अज्ञात हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन का कारण अभी तक वैसा सटीक कारण मिला नहीं है। सिंधु वासियों के लोग मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे और नृत्य गाना उन लोग करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। कपास को सबसे पहले उपजाया गया था सिंधु सभ्यता के द्वारा। ठीक है, सिंधुवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न था। 9 तरह के फसल का उत्पादन करते थे और मुख्यतः वो गेहूं और जौ का उत्पादन ज़्यादा करते थे। उनका मुख्य खाद्यान्न वही था, इसलिए वो ज़्यादा करके गेहूं और जौ उपजाते थे। आइए देखते हैं अब सिंधु घाटी की पतन की वजह विद्वानों के द्वारा। सिंधु घाटी की पतन जो है सो बहुत सारे विद्वानों ने सिंधु घाटी के पतन के बहुत सारे कारण बतलाए हैं। सभी विद्वानों की अलग अलग कहना है पतन के बारे में। तो अब मोटिमर व्हीलर जो थे, उनका कहना है कि सिंधु घाटी का जो पतन हुआ है सिंधु सभ्यता का, वो आर्यन आक्रमण के कारण हुआ है। ठीक है, इनका ये कहना है। अब देखिए, ये रॉबर्ट राइक्स जो हैं, उनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जो हुआ है, पतन का जो कारण है वो टेक्टोनिक मूवमेंट है, फ्लड है। तो इनका कहना है सिंधु सभ्यता का विनाश टेक्टोनिक मूवमेंट और फ्लड के कारण हुआ है और इन्हें ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है? जो पृथ्वी पर आने वाली भूकंप और ज्वालामुखी जो आती है उसे ही हम टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। क्या है? पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है 80 से 100 किलोमीटर तक का, जिसे हम भूपर पट्टी भी कहते हैं, अब वहाँ पे वो क्या है कि कई टुकड़ों में टूटी हुई है, जिसे प्लेट कहा जाता है ना। अब यही प्लेट के गतिशील होने के कारण पृथ्वी का जो वर्तमान धरातलीय स्वरूप है उसकी उत्पत्ति भी हुई है। पर्वत निर्माण भी की व्याख्या भी इसी पर है। और यह भी देखा गया है कि इसी प्लेट पर भूकंप और ज्वालामुखी इसी प्लेट पे पाए जाते हैं। तो इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण हुआ है और इसलिए इन्हें सबसे ज़्यादा महत्व मिलता है। ठीक है, अब एक जो विद्वान है लैम्ब्रिक, उनका कहना है कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन होने के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। कहना है उनका कि सिंधु नदी का जो है सो मार्ग का परिवर्तन हो गया, जिसके कारण सिंधु वासियों को पानी की कमी होने लगी, उन्हें खेती करने में दिक्कत आने लगी, रहन सहन में दिक्कत होने लगा, तो वहाँ से सिंधु सभ्यता का पतन होने लगा। अब एक विद्वान है डेल्स, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश भूकंप के कारण हुआ है। कैनेडी जो है, उनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। गार्डन चाइल्ड का कहना है विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। और मैके हो गए, राव हो गए और मार्शल हो गए, इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सारे विद्वानों का क्या क्या कहना है सिंधु सभ्यता के बारे में, उनकी सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में, वो सारे आपको हम यहाँ पे बतला दिए हैं। अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली धातुएं, कि सिंधुवासी किस किस धातु का आयात करते थे और कहाँ से करते थे, ये हम देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले लाजवर्ण मणि जो होता है
उनकी उसकी आयात करते थे सिंधुवासी के लोग, और ये जो है सो आयात करते थे अफ़गानिस्तान से। सोना का आयात किया करते थे, और ये कोलार कर्नाटक से किया करते थे। टीन का भी आयात किए हैं, वो भी अफ़गानिस्तान से। स्टेटाइन का आयात किया गया है, ये ईरान से किया गया है। गोमेद का आयात करते थे सौराष्ट्र गुजरात से। तांबा का आयात करते थे खेतड़ी राजस्थान से। फिरोजा का आयात करते थे फारस फारस से फिरोजा का आयात करते थे सिंधुवासी के लोग। और एक संगमरमर का आयात करते थे राजस्थान से। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुएं थे। सिंधुवासी क्या क्या आयात करते थे, किस जगह से करते थे, ये सारा हमने बतला दिया है। अब आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो विशिष्ट तथ्य हैं, कुछ तथ्य हैं उसके बारे में हम अब जानते हैं। तो देखिए, सिंधु ज़्यादातर हड़प्पा सीलें चौकोर हैं। हड़प्पा के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी जितनी भी सीलें हैं वो चौकोर हैं। ठीक है, बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल्का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में स्थित है बनवाली, और वहाँ से मिट्टी के बने हल्का प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। अब हम रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। ठीक है, बाजरे की खेती का प्रमाण रंगपुर से मिला है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, सिंधु संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो बहुत तरीके से नगर को बसाए हुए थे, और यह ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिली है। ठीक है, आलमगीरपुर जो स्थल है वहाँ से एक भी मुहर नहीं पाई गई है। सरस्वती जहाँ बहती थी, हालांकि अब सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख भी दिए हैं, अब लुप्त हो गई है। वह क्षेत्र विंसन कहलाता था। हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। ठीक है, हड़प्पा कालीन जितनी भी नगर थी उसको आयताकार खंड में बांटा गया था। सुतकांगेडोर व सुतकोतदा समुद्र तटीय नगर थे। ठीक है, ये दो जो स्थल है सुतकांगेडोर और सुरकोतदा, ये समुद्र तटीय नगर थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम आपको दिखा देते हैं। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जितनी भी घर थे उसकी जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर, किसी भी स्थल में जितना भी साइट है, या हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, किसी भी जितने भी साइट है वहाँ पे जितने भी घर हुआ करते थे उसमें खिड़कियाँ और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, सारे के सारे पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल ही एक ऐसा साइट था जहाँ पर घरों के दरवाजे को मुख्य सड़क की ओर खोला जाता था, वहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर भी खुलते थे। अब देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण वीडियो। ये सिंधु घाटी सभ्यता आज ख़त्म हो गया है। इससे पहले 2 वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वर्णन किया है, उसे भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो 2 वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा उसको भी देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसमें सारा जितना भी तरह का जो पॉइंट है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट ही हम इस सारे वीडियो में डाले हैं।
थैंक यू।